नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग। फागुन में सुमन का विवाह हो गया। गंगाजली दामाद को देखकर बहुत रोई। उन्हें ऐसा दुख हुआ मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया। सुमन ससुराल आई तो यहाँ की अवस्था उससे भी बुरी पाई, जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। मकान में केवल 2 कोठरियाँ थीं और एक साइवान। दीवारों में चारों ओर लौनी लगी थी। बाहर से नालियों की दुर्गंध आती। धूप और प्रकाश का कहीं कुछ नामो निशान नहीं। इस घर का किराया 3 रुपये महीना देना पड़ता था। सुमन के 2 ही महीने आराम से कटे। गजाधर की एक बूढ़ी बुआ घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन गर्मियों में शहर में हैजा फैला और वो चल बसी। अब बड़े फेर में पड़ी कि इतना काम कैसे होगा। चौका बर्तन करने के लिए जो मेहरियाँ थीं वो 3 रुपए से कम पर न आती थीं। 2 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। गजाधर ने सुमन से कुछ न कहा। दिनों दिन बाजार से पूड़ियाँ लाया। वह सुमन को प्रसन्न रखना चाहता था। उसके रूप लावण्य पर वो मुग्ध हो चुका था। तीसरे दिन वह घड़ी रात रहे उठा और सारे बर्तन धुलने लगा। चौका लगा दिया। कल से पानी भर लाया, यानी कि नल से। सुमन जब सोकर उठी तो यह कौतुक देखकर दंग रह गई। समझ गई कि इन्होंने सारा काम किया। शर्म के मारे उसने कुछ नहीं पूछा। संध्या को उसने आप ही सारा काम किया। बर्तन मांजती थी और रोती भी जाती थी, क्योंकि उसके पिता ने उसे बहुत ही नाजों से पाला था। लेकिन आज वक्त उस पिता की फूल जैसी बच्चियों को कहाँ पे लेके आया था। देखो, एक ईमानदारी का इनाम बच्चे कैसे ढोते हैं। पर थोड़े ही दिनों में उसे इन कामों की आदत पड़ गई। उसे अपने जीवन में आनंद सा अनुभव होने लगा। गजाधर को ऐसा मालूम होता था मानो जग जीत लिया। अपने मित्रों से सुमन की प्रशंसा करता। स्त्री नहीं देवी है, इतने बड़े घर की लड़की घर का छोटे से छोटा भी काम अपने हाथ से करती है। भोजन तो ऐसा बनाती है कि दाल रोटी में पकवान का स्वाद आता है। दूसरे महीने में वह वेतन पाया तो सबका सब सुमन के हाथों में रख दिया। जिंदगी में आज स्वच्छंदता का आनंद प्राप्त हुआ। अब उसे एक एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वह इन रुपयों को जैसे चाहे खर्च कर सकती है, जो चाहे वो खा पी सकती है। पर गृह प्रबंध में कुशल न होने के कारण वह आवश्यक और अनावश्यक खर्च का ज्ञान न रखती थी। परिणाम यह हुआ कि महीने के 10 दिन बाकी थे और सुमन ने सारे रुपए खर्च कर डाले। उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। गजाधर ने यह सुना तो सन्नाटे में आ गया। अब महीना कैसे कटेगा। उसके सिर पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। इसकी शंका उसे कुछ पहले ही हो रही थी। सुमन ने कुछ न बोला, पर सारे दिन उस पर चिंता सवार रही। अब बीच में रुपए कहाँ से आए। गजाधर ने सुमन को घर की स्वामिनी तो बना दिया था, पर वह स्वभाव से कृपण था।
सक्की जिसे बोलते हैं, संकालू। जलपान की जलेबियां उसे विष के समान लगती थीं। दाल में घी देखकर उसके हृदय में सूल होने लगता। वह भोजन करता तो बटुली की ओर देखता कि कहीं अधिक तो नहीं पका लिया। दरवाजे पर दाल चावल फेंका देखकर शरीर में से ज्वाला सी लग जाती, पर सुमन की मोहिनी सूरत ने उसे वशीभूत कर लिया था। मुंह से कुछ न कह सकता। यहाँ पे कहना चाहेंगे कि बच्ची किसी की भी हों, बेटियों को घर देखना पड़ता है, तो माँ को उन्हें सब कुछ व्यवस्थित करना सिखाना चाहिए। कितना उचित है और क्या अनुचित है। पर आज जब कई आदमियों से उसे उधार मांगने पर रुपए न मिले तो वह अधीर हो गया। अधिक खर्च अक्सर हमें कर्जे की तरफ पड़ाता है कि इससे उससे उधार लें, और जो हम कभी फिर वापस भी नहीं कर पाते, क्योंकि हर दिन नए खर्च सामने खड़े होते हैं। घर में आकर बोला, रुपए तो तुमने खर्च कर दिए, अब बताओ कहाँ से आए। सुमन, मैंने कुछ उड़ा तो नहीं दिए। गजाधर, उड़ाए नहीं, पर यह तो मालूम था कि इसी में महीने भर चलाना है, उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए था। सुमन, उतने रुपयों में बरकत थोड़ी ही हो जाएगी। गजाधर, तो मैं डाका तो नहीं मार सकता। बातों बातों में झगड़ा हो गया। गजाधर ने कुछ कठोर बातें कही। अंत को सुमन ने अपनी हंसुली मतलब गले का जो हार होता है वह गिरवी रखने को दी, और वह भनभनाता हुआ उसको लेकर चला गया। लेकिन सुमन का जीवन सुख में कटा था। उसे अच्छा खाने अच्छा पहनने की आदत थी, क्योंकि उनके पिता ने वही किया था। अपने द्वार पर खुमचे वाले की आवाज़ सुनकर उससे न रहा जाता। जब तक वह गजाधर को भी खिलाती थी, अब से अकेली ही खा जाती। जिह्वा का रस भोगने के लिए वह भी पति से कपट करने लगी थी। धीरे धीरे सुमन के सौंदर्य की चर्चा मोहल्ले में फैली। पास पड़ोस की स्त्रियां आने लगीं। सुमन उन्हें नीच दृष्टि से देखती, उनसे खुलकर न मिलती, पर उसके रीति व्यवहार में वह गुण था जो ऊंचे कुलों में स्वाभाविक होता है। पड़ोसियों ने शीघ्र ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। सुमन उनके बीच में रानी मालूम होती थी। उसकी सगर्वा प्रकृति को इसमें अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। वह उन स्त्रियों के सामने अपने गुणों को बढ़ाकर दिखाती थी। वे अपने भाग्य को रोती, सुमन अपने भाग्य को सराहती। वे किसी की निंदा करती तो सुमन उन्हें समझाती। वह उनके सामने रेशमी साड़ी पहनकर बैठती जो वह मायके से लाई थी। रेशम की जैकेट खूंटी पर लटका देती। उन पर इस प्रदर्शन का प्रभाव सुमन की बातचीत से कहीं अधिक होता था। वे आभूषण के विषय में उसकी सम्मति को बड़ा महत्व देती। नए गहने बनवाती तो सुमन से सलाह लेती, साड़ियाँ लेती तो सुमन को अवश्य दिखा लेती। सुमन भी उन्हें निष्काम भाव से सलाह देती थी, पर उससे मन में बड़ा उसे दुख होता था। वह सोचती थी, यह सब नए नए गहने बनवाती हैं, नए कपड़े खरीदती हैं, और यहाँ तो रोटियों के भी लाले पड़े रहते हैं। क्या संसार में मैं ही सबसे अभागिनी हूँ? उसने अपने घर यही सीखा था कि मनुष्य को जीवन में सुख भोग करना चाहिए। उसने कभी वह धर्म चर्चा न सुनी थी, वह धर्म शिक्षा न पाई थी जो मन में संतोष का बीजारोपण करती। उसका हृदय असंतोष से व्याकुल रहने लगा।
गजाधर इन दिनों बड़ी मेहनत करता। कारखाने से लौटते ही एक दूसरी दुकान पर हिसाब किताब लिखने चला जाता। वहां से 8 बजे रात को लौटता। इस काम के लिए उसे 5 रुपए और मिलते थे, पर उसे अपनी आर्थिक दशा में कोई अंतर न दिखाई देता। उसकी सारी कमाई खाने पीने में उड़ जाती। उसका संचयशील हृदय इस खा पीकर बराबर दशा से बहुत दुखी रहता था। उस समय सुमन उसके सामने अपने फूटे कर्म का रोना रो रो कर उसे और भी हताश कर देती थी। उसे स्पष्ट दिखाई देता था कि सुमन का हृदय मेरी ओर से शिथिल होता जाता है। उसे यह न मालूम था कि सुमन मेरी प्रेम रसपूर्ण बातों से मिठाई के दोनों को अधिक आनंदप्रद समझती है। अतएव वह अपने प्रेम और परिश्रम से फल न पाकर उसे अपने शासनाधिकार से प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार रस्सी में दोनों ओर से तनाव होने लगा। यहाँ हमारे पास जितना होता है, एक कहावत कही जाती है कि उतना पैर पसारिए जितनी लंबी सौल। तो हमारे पास जितना है उसमें ही गुजारा करना चाहिए और कुछ बचाने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए, जो कि सुमन के पिता ने नहीं की। तो आज इस स्थिति में उनके बच्चे खड़े हैं और कहीं न कहीं वही गलती उनकी बेटी भी कर रही है, क्योंकि सीख तो उसे पिता से ही मिली। हमारा चरित्र कितना ही दृढ़ हो, पर उस पर संगति का असर अवश्य होता है। सुमन अपने पड़ोसियों को जितनी शिक्षा देती थी उससे अधिक उनसे ग्रहण भी करती थी। हम अपने गृहस्थ जीवन की ओर से कितने बेसुध हैं, उसके लिए किसी तैयारी, किसी शिक्षा की जरूरत नहीं समझते। गुड़िया खेलने वाली बालिका, सहेलियों के साथ विहार करने वाली युवती गृहिणी बनने के योग्य समझी जाती है। अल्हड़ बछड़े के कंधे पर भारी जुआ यदि रख दिया जाता है, तो ऐसी दशा में यदि हमारा गृहस्थ जीवन आनंदमय न हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मतलब क्योंकि कम उम्र बेटी और जो इतने सहूलियत यानी कि सब चीज़ों में आरामदायक से पली, तो उस पर एक ये बड़ा वजन था जिसे वो नहीं संभाल पा रही थी, क्योंकि उसे कोई सिखाने वाला भी नहीं था। जिन महिलाओं के साथ सुमन उठती बैठती थी वे अपने पतियों को इंद्रिय सुख का यंत्र समझती थीं। पति चाहे जैसे हों, अपनी स्त्री को सुंदर आभूषणों से, उत्तम वस्त्रों से सजाए, उसे स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए। यदि उसमें वह सामर्थ्य नहीं तो वह निखट्टू है, अपाहिज है। उसे विवाहित होने का कोई अधिकार भी नहीं। वह आदर और प्रेम के योग्य नहीं। सुमन ने भी यही शिक्षा प्राप्त की जो उसकी पड़ोसियों थी उससे। गजाधर प्रसाद अब कभी उसके किसी काम से नाराज होते तो उसे पुरुषों के कर्तव्य पर एक लंबा उपदेश सुनना पड़ता था। उस मोहल्ले में रसिक युवकों तथा सुहृदों की भी कमी न थी, जो हर जगह होती है। तब भी थी और आज भी है। स्कूल के आते हुए युवक सुमन के द्वार की ओर टकटकी लगाते हुए चले जाते थे। स्वदेह उधर से निकलते तो राधा और कान्हा के गीत गाने लगते। सुमन कोई काम भी करती तो उन्हें चिक की आड़ से अपनी झलक जरूर दिखला देती। उसके चंचल हृदय को इस ताक झांक में असीम आनंद प्राप्त होता था। किसी कुवासना से नहीं, केवल अपनी यौवन की छटा दिखाने के लिए, केवल दूसरों के हृदय पर विजय पाने के लिए वह यह खेल खेला करती थी। सुमन के घर के सामने भोली नाम की एक वैश्या का मकान था।
इसमें संगत का असर हम देख सकते हैं और एक लालच, किसी के पास कुछ है तो मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास ये क्यों नहीं है। लेकिन हमें सदैव अपनी स्थिति के अनुसार ही चीज़ें या मन रखना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। भोली नित नए श्रृंगार करके अपने कोठे के छज्जे पर बैठती। पहर रात तक उसके कमरे से मधुर गान की ध्वनि आया करती। कभी कभी वह टिफिन पर हवा खाने फिटिन, जो गाड़ी होती है मोटर गाड़ी, सुमन उसे घृणा की दृष्टि से देखती थी। सुमन ने सुन रखा था कि वेश्याएं अत्यंत दुष्चरित्र और कुलटा होती हैं। वह अपने कौशल से नवयुवकों को अपने मायाजाल में फंसा लिया करती हैं। कोई भला मानुष उनसे बातचीत नहीं करता। केवल सोहदे रात को छिपकर उनके यहाँ जाया करते हैं। भोली ने कई बार उसे चिक की आड़ में खड़े देखकर इशारे से बुलाया था, पर सुमन उससे बोलने में अपना अपमान समझती। वह अपने को उससे बहुत श्रेष्ठ समझती थी। मैं दरिद्र सही, दीन सही, पर अपनी मर्यादा पर दृढ़ हूँ। किसी भले मानुष के घर में मेरी रोक तो नहीं। कोई मुझे नीच तो नहीं समझता। वह कितना ही भोग विलास करे, पर उसका कहीं आदर तो नहीं होता। अपने कोठे पर बैठी अपनी निर्लज्जता और अधर्म का फल भोगा करे। यहाँ पे सही और गलत दोनों दर्शाए गए हैं कि हमारे समाज के नियमों में क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें हमेशा अपने समाज के दायरों को समझना चाहिए, एक सभ्य मनुष्य रहने के लिए। लेकिन सुमन को शीघ्र ही मालूम हुआ कि मैंने इसे जितना नीच समझा वह उससे कहीं ऊंची भी है। आषाढ़ के दिन थे। गर्मी के मारे सुमन का दम फूल रहा था। संध्या को उससे किसी तरह न रहा गया। उसने चिक उठा दी और द्वार पर बैठी पंखा झल रही थी। देखती क्या है कि भोलीबाई के दरवाजे पर किसी उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। भिस्ती पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आंगन में एक शामियाना लगाया जा रहा है। उसे सजाने के लिए बहुत से फूल पत्ते रखे हुए थे। शीशे के सामान ठेलों पर लदे जा रहे थे। जो शीशों का सामान था वो ठेलों पर रखा जा रहा था। फर्श बिछाया जा रहा था। 20 आदमी इधर उधर से दौड़ते फिरते थे। इतने में भोली की निगाह उस पर गई। सुमन के समीप आकर बोली, आज मेरे यहाँ मौलूद है, देखना चाहो तो पर्दा करा दूं। सुमन ने बेपरवाही से कहा, मैं यहीं बैठे बैठे देख लूंगी। बोली, देख तो लोगी पर सुन न सकोगी, हर्ज क्या है, ऊपर पर्दा करा दूं। सुमन, मुझे सुनने की उतनी इच्छा नहीं। भोली ने उसकी ओर एक कारण सूचक दृष्टि से देखा और मन में कहा, यह गवारिन अपने मन में न जाने क्या समझे बैठी है। अच्छा, आज तू देख ले कि मैं कौन हूं। वह बिना कुछ कहे चली गई। रात हो रही थी। सुमन का चूल्हे के सामने जाने का जी न चाहता था। बदन में यूं ही आग लगी हुई। आँच कैसे सही जाएगी, पर सोच विचार कर उठी। चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और फिर आकर वहां तमाशा देखने लगी। फूल पत्तों की सजावट, उसकी शोभा, चारों ओर से दर्शक आने लगे। कोई बाइसिकल पर आता, कोई टमटम, कोई पैदल। थोड़ी देर में 2-3 फिटने भी आ पहुंची और उनमें से कई बाबू लोग उतर पड़े। 1 घंटे में सारा आंगन भर गया। कई सौ मनुष्यों का जमाव हो गया।
और फिर मौलाना साहब की सवारी आई। उनके चेहरे से प्रतिभा झलक रही थी। वह सजे हुए सिंहासन पर मनसद लगाकर बैठ गए और मौलूद होने लगा। कई आदमी मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहे थे। कोई गुलाब छिड़क रहा था, कोई खसदान पेश करता। सभ्य पुरुषों का ऐसा समूह सुमन ने कभी न देखा था। 9 बजे गजाधर प्रसाद आए। सुमन ने उन्हें भोजन कराया। भोजन करके गजाधर भी जाकर उसी मंडली में बैठे। सुमन को तो खाने की भी सुध न रही। 12 बजे रात तक वह बैठी रही, यहाँ तक कि मौलूद समाप्त हो गया। फिर मिठाई बटी और 12 बजे सभा विसर्जित हुई। गजाधर घर में आए तो सुमन ने कहा, यह सब कौन लोग बैठे हुए थे? गजाधर, मैं सबको पहचानता थोड़े ही हूँ। वह भले बुरे सभी थे, शहर के कई रईस भी थे। सुमन, क्या यह लोग वेश्या के घर आने में अपमान नहीं समझते? गजाधर, अपमान समझते तो आते ही क्यों? तुम्हें तो वहां जाते हुए संकोच हुआ होगा। सुमन ने कहा। गजाधर बोले, जब इतने भले मानुस बैठे थे तो मुझे क्यों संकोच होने लगा? वह सेठ जी भी आए हुए थे जिनके यहाँ मैं शाम को काम करने जाया करता हूँ। सुमन ने विचारपूर्ण भाव से कहा, मैं समझती थी कि वेश्याओं को लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। गजाधर, हाँ, ऐसे मनुष्य भी हैं गिने गिनाए, पर अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को उदार बना दिया। वेश्याओं का अब उतना तिरस्कार नहीं किया जाता। फिर भोली बाई का शहर में बड़ा मान है। आकाश में बादल छा रहे थे, हवा बंद थी, एक पत्ती भी नहीं हिलती। गजाधर प्रसाद दिन भर के थके हुए थे। चारपाई पर जाते ही निद्रा में मग्न हो गए, पर सुमन को बहुत देर तक नींद नहीं आई, क्योंकि वह युवा लड़की थी और समाज की चकाचौंध में अक्सर युवक खो जाते हैं। तो कहीं न कहीं जब बच्चे को सही मार्गदर्शक, घर के बड़े लोग जो मार्गदर्शक होते हैं, जैसे सास ससुर हुए, तो वो भी उसका दुर्भाग्य कि नहीं मिला कोई समझाने बताने वाला। तो एक बिना डोर की लड़की, बिना किसी के जैसे नेतृत्व में, जब किसी का नेतृत्व नहीं मिलता तो कोई भी रास्ता पकड़ गया, वो समझ नहीं होती कि सही है गलत है, चल पड़ता है बच्चा। तो वही स्थिति सुमन की है कि दुनिया की चकाचौंध, सब कुछ चाहिए भी, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या सही। दूसरे दिन संध्या को जब फिर चिक उठाकर बैठी तो उसने भोली को छज्जे पर बैठे देखा। उसने बरामदे से निकलकर भोली से कहा, रात तो आपको यहाँ बड़ी धूम थी। भोली समझ गई कि मेरी जीत हुई। मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे लिए शीरीनी भेज दूँ? हलवाई की बनाई हुई है, ब्राह्मण लाया है। सुमन ने कहा, भिजवा देना। यानी कि इसे कहते हैं कि दाना डाल के पक्षी को फंसा लेना, जो कि भोली ने एक बच्ची को, यानी कि युवती को, जो दुनिया की चकाचौंध में नई नई है, उसको फंसाना शुरू कर दिया। तो हम सबसे कहना चाहेंगे, जो हम उम्र बहनें हैं, कि अपने बच्चों को आपके पास चाहे कितना भी है, लेकिन हर स्थिति से बेटियों को ज़्यादातर सीखने की दोनों को ज़रूरत है, पर क्योंकि हम माँ हैं तो जिस हिसाब से हमारी माँओं ने हमारी परवरिश की है, तो दो सब चीज़ का टाइम हम भी पढ़े, सारे काम भी किए, मैनेजिंग घर से सीखी कि कितना मिला है उसमें से कैसे मैनेज करके सबके लिए हो भी जाए, और
बच भी जाए कि कोई नए 2 लोग आ गए तो उसको भी उसमें से मिल जाए, या कल के लिए भी हो जाए, ऐसी सोच देनी चाहिए। ये नहीं कि आज आया तो आज ही ख़त्म। यहाँ बात खाने की नहीं है, बात हमारी इनकम की है कि हमारे पास कितने सोर्स हैं, कितना हम कमा रहे हैं, उसमें से हमारी बचत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त का नहीं पता होता है। कि वो कहावत है ना कि ऊँट किस करवट बैठे पता नहीं। तो हमें इसके लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। खासकर बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सिखाने और समझाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। हाँ, आज प्रॉब्लम होगी जो हमें हुई थी सीखते टाइम, तो वो उन्हें भी होगी, लेकिन सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।